नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। राजद सुप्रीमो लालू यादव को सजा सुनाने की तिथि सीबीआई कोर्ट ने पहले से ही तय कर दी थी। इसलिए हर कोई सुबह नींद खुलते ही लालू यादव की खैरियत जानने के लिए बेताब नजर आया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, लोगों की बेताबी भी बढ़ती चली गई, क्योंकि पहले से तय था कि दोपहर 12 बजे सजा सुना दी जाएगी। सो हर कोई इंटरनेट, मीडिया और टीवी पर नजरें गड़ाए रहा, लेकिन 12 बजते ही पता चला कि सजा 1:30 बजे की सुनवाई पर होगी। 1:30 बजने से चंद कुछ मिनट पहले ही लोग पुनः टीवी और इंटरनेट से चिपक गए। बेताबी बढ़ती जा रही थी और हर कोई गुण और गणित लगा रहा था कि कितने साल की सजा हो सकती है। घड़ी की सुई ने जैसे ही दोपहर के 1:58 की ओर इशारा किया, फैसला आना शुरू हो गया। 2-3 दोषियों को पहले सजा सुनाई गई और फिर लालू यादव की बारी आ गई और कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। और इतना ही नहीं, 60 साल की अगर हम बात करते हैं तो जो घोटाले कहीं ना कहीं हर बार हम देखते आ रहे, होते रहे, कई बार आक्षेप प्रति आक्षेप भी हुए। अगर लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं तो कई बार और कितने ही दशकों तक इंतजार रहा कि कब इस घोटाले पर सुनवाई होगी और आखिरकार आज 5वें मामले में भी सुनवाई हो गई। उन्हें 5 साल की सजा तो मिली, लेकिन साथ ही 60 लाख रुपए जुर्माना भी भरने को कह दिया गया। और यही हमारा आज का मुद्दा है और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश टुडगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट सोनल जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी है, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से शान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से डॉक्टर करण बारोट भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है की न्यूज में। सबसे पहले आपकी और यहाँ पर योगेश जी आना चाहूंगी। लालू यादव की बात करें तो अब डोरंडा कोषागार में भी उन्हें 139.35 करोड़ रुपए की जो अवैध निकासी थी उससे जुड़े मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई और साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने को कहा गया। जल्पा, पहली बात तो ये कि लालू जी जो है वो एक समाजवादी आगेवान है। लोहिया जी के शिष्य रहे हुए, उन्होंने समाजवाद की रचना करने के लिए अपनी पार्टी बनाई थी और उन्होंने समाजवाद के लिए बहुत बहुत मेहनत की। इसके लिए मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन आज मुझे प्रश्न ये हो रहा है, ये समाजवादी लीडर 60 लाख का जो दंड भरना है, पेनल्टी बनी है, वो कहां से भरेगा? कोई समाजवादी आगेवान है, उसके पास तो इतना पैसा होता नहीं है। तो ये कैसे समाजवादी थे? ये बिहार की जनता जानती है कि उन्होंने चारा कौभांड जो किया, आज जो केस चला नारंडा का, उसमें 139.5 करोड़ का घोटाला था। तो ये जो घोटाला उन्होंने किया जब वो मुख्यमंत्री थे, तब और भी केस थे, उसमें वो दोषी पाए गए, उस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो मुख्यमंत्री से हट गए। और ये समाजवादी विचारधारा के अनुसार ये शासन या सत्ता कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने उनकी पत्नी रबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। देखिए ये समाजवाद क्या है? मैं तो पॉलिटिक्स का, राजकारण का अभ्यासी हूं, लेकिन ऐसी थियरी मैंने कभी नहीं देखी कि ये कोई एक चीफ मिनिस्टर दोषी पाया जाता है तो उसकी वाइफ को वो चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। न कोई उसकी लायकात पूछता है, न कोई उसकी सक्षमता पूछते हैं। लालू जी तो गए जेल में। तो ये रबड़ी जी ने कितने साल तक बिहार का शासन चलाया? ये भारत की डेमोक्रेसी किस तरह से चल रही है, ये देखने जैसी बात है। कोई इसके पर पीएचडी करे तो मुझे लगता है बहुत कुछ इसमें से निकल सकता है। बिल्कुल। चारा कौभांड मुझे दो साल पहले पटना जाने का मौका मिला था जी। तो किसी ने मुझे पूछा, आप पटना क्यों जा रहे हो? मैंने बोला, अगर देश में बारिश नहीं होवे, अकाल होवे,
तो ये चारा कैसा खाया जाए वो मैं लालू जी से सीखना चाहता हूं। जी। ये परिस्थिति है। एक्चुअली मैं कोई शादी के लिए वहां गया था, लेकिन वहां मैंने बिहार में जो देखा, पटना में जो देखा, मुझे लगता है कि हमारा भारत का विकास बहुत हो रहा है। और लालू जी के और रबड़ी देवी जी के शासन में तो इतना ज्यादा हुआ कि उसकी कोई बात करने जैसी नहीं है। जब पिछला इलेक्शन था तो उनका पुत्र सुपुत्र तेजेंद्र जी जो है, उन्होंने जो देखाव किया वो भी एक सलाम करने जैसा है कि पिता जेल में है और ये अपना शासन करने के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं और बिहार की जनता उनको वोट दे रही है। ये कोर्ट ने साबित कर दिया कि लालू जी चारा कांड में दोषित है, फिर भी बिहार की जनता लालू जी को और उनकी थियरी को प्रेम करते हैं। ये एक बड़ी बात है और ये देखने जैसा है। और अभी तो लालू जी के पर और भी केस बाकी है। अभी हमारे साथ एडवोकेट बहन हमारी बैठी हुई है, वो बताएगी कि ये फाइनल है, ये जो सजा दी गई वो फाइनल है या उसके पर हाई कोर्ट आएगी, सुप्रीम कोर्ट आएगी और क्या क्या। और एडवोकेट लोगों को तो, क्योंकि मैं भी एडवोकेट फैमिली से आता हूं, एडवोकेट लोगों को तो ये अभी एक धंधा मिल गया, चलो अभी हाई कोर्ट में जाएंगे, कुछ साल खींचेंगे और फिर क्या होगा क्या मालूम। तो ये जो अपनी डेमोक्रेसी और जुडिशरी, मैं दोनों को सलाम करता हूं कि यहाँ जो सजा होती है वो सिर्फ सुनाई जाती है, लेकिन उसका अमलवारी नहीं होता है। जी बिल्कुल, आपकी और सोनल जी यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि शायद लालू यादव की बात करें तो चलो एक उदाहरण तो हमें देखने को मिला कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अगर किया होगा तो चाहे वो नेता ही क्यों ना होगा, कानून उसी तरह फैसला सुनाएगा जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति जब आरोपी होता है तब उसे सुनाया जाता है। और अभी की बात जैसे यहाँ पर बता रहे थे योगेश जी भी, ऐसा ही कुछ तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अभी तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं ना कहीं वो चैलेंज करेंगे इसे। जल्पा, हमारे वहाँ यही है कि जुडिशरी में जिस तरह से जुडिशरी में न्याय लेने के लिए लोग जाते हैं, पर उसका मिसयूज भी बहुत होता है। और ऐसा भी होता है कि किसी निर्दोष को सजा ना हो, उसके लिए उसको जितने भी अटेम्प्ट है, उसको जहां पे भी अपील करनी है उसका मौका दिया जाता है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उसका मिसयूज करते हैं, बिकॉज हमारे पास इतने केसेस पेंडिंग है, उसकी वजह से वो पेंडिंग में चला जाता है, तब तक उनको बेल मिल जाता है, मतलब उनकी लाइफ उसी तरह से खत्म कर देंगे। तो जुडिशरी को मिसयूज करने के बाद यही होगा कि चलो हाई कोर्ट से आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में यही होगा कि पेंडिंग में ही चला जाता है, कट ऑफ में चला जाता है, इतने सारे केसेस होते हैं, बोर्ड पे नहीं आता है। तो उसका जो फायदा होता है कहीं ना कहीं आरोपियों को जरूर होता है। जो अंकल ने बताया वो सही बात है कि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने और एक बात यही है जल्पा कि ये लोग देख रहे हैं, जैसे कि आज आप लोग डिबेट कर रहे हैं कि इतना बड़ा नेता, ही इज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज स्पीच, और वो बहुत ही कनेक्टेड है, डाउन टू अर्थ है, उनका बात करने में जिस तरह का लहजा है कि छोटे से छोटा जो बंदा होगा, चाहे वो एकदम निचले तबके से होगा, वो भी उनसे कनेक्ट करता, क्योंकि उनकी लैंग्वेज पे उनका प्रभुत्व बहुत है, उसी की वजह से वो बहुत ही पॉपुलर है और उनकी वजह से उनको बहुत सारे वोट भी मिले, उनको फैमिली को इमोशनल कैसे करना। ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, सेंसिटाइज। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं ज्यादातर वही होता है, पर लालू प्रसाद में वो चीज थी कि उनका देखा जिस तरह से है, उनका रहने का तरीका है एकदम नॉर्मल इंसान की तरह, जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से रहते हैं, पर कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी फैमिली को फायदा पहुंचाया है। अगर आपने जिस तरह से अंकल ने बोला कि वो समाजवादी थे, लोगों को टच किया, पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए परिवारवाद की बात करते हैं, जहाँ पे अपने परिवार को, जैसे कि अगर आप कहीं पे कोई पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बाद मेरा बेटा, बेटे के बाद पोता, मतलब ये लोग यही समझते कि अपना गद्दी है, हमें यहीं से कहाँ जाना नहीं है। ऐसे लोगों को कोई किसी को और मौका ही नहीं मिलता, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कई बार ऐसे लोग हर जगह पे होते हैं, आप में भी होंगे कि चाहिए अब मेरे जमाई को टिकट दे दीजिए, मेरे बेटे को टिकट दे दीजिए, वो तो जीतना ही चाहिए, मेरी बीवी को खड़ा कर दीजिए, ये हर जगह पे है। तो ये सब चीजें होने से गैर फायदा होता है, बिकॉज कांग्रेस में भी इतने अच्छे लीडर्स हैं, बीजेपी में भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो जेन्युइन कार्यकर्ता है, बहुत मेहनत करते हैं जल्पा, पर ये नहीं होता, विषयांतर नहीं करते। पर लालू प्रसाद जी ने जो घोटाले किए हैं, जिस तरह से उन्होंने एक समाज में, ये न्याय प्रक्रिया ही है
कि जो एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाए, पर उनको सजा मिलना जरूरी है। इस तरह से चारा कौभांड करना, पैसे इकट्ठे करना, बच्चे के लिए वो करना, बच्चों का बिहेवियर जिस तरह से यही अपनी गद्दी समझ के बैठना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अकेले नहीं होते, साथ में दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। थिंक टैंक हर जगह पे होते, इंटेलिजेंट लोग हर जगह पे होते हैं। अगर उन सबको मौका दिया जाए तो शायद उनका पक्ष फिर से खड़ा हो सकता है। पर ये सजा जो मिली है, मैं चाहती हूँ कि विदिन अगेन मेरा ये मांगना गवर्नमेंट से पहले ही है कि जिन लोगों को नीचे सजा मिलती है, 1 साल ज्यादा से ज्यादा हो गया, सुप्रीम तक उनकी सुनवाई हो जाए, जो होना है वो पर्टिकुलर हो जाए और उनको बिहाइंड द बार भेज देना चाहिए। बिकॉज बहुत लूटा है। अगर जलपा देखा जाए, जितने भी नेता है, पर्टिकुलर अगर नाम नहीं दे सकते, पर जितने भी नेता है उन्होंने हमारे देश को लूटा है। चाहे गुजरात की लोकल बात करें तो भी गुजरात को भी लूटा है। जैसे कि बहुत सारे वाक्य आते हैं यहाँ पे, जितना भी करप्शन है हर जगह पे देखा जाए, जो लोग ट्राई करते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, उनसे भी वो लोग घूस खाते हैं। जितने अधिकारी होते हैं, जितने नेता होते हैं, अगर तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पास करना है तो हमें इतने परसेंटेज मिलने चाहिए, हमारी इतनी भागीदारी होनी चाहिए, हमारे बेटे के नाम पे कोई कंपनी है उनको आप ले लीजिए। ये पूरे भारत में फैला हुआ है। और यहाँ इस चीज को अगर हम यूएसए से देखा जाए तो यूएस में अगर कोई, जैसे कि कोई मेड है, उसको भी अगर वीजा देने में अगर किसी ने सपोर्ट किया तो उसको वहां से भी निकाल दिया जाता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भतीजे से ले से कहाँ तक पहुंच जाते हैं कि बस उनको देखना, पैसा सर्वोपरि हो गया देश से ज्यादा। तो ये जो होता है वो नहीं होना चाहिए। और जो सजा मिली है उसको बहुत ही वेलकम कर रहे हैं। पर यही है कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले और उनको फाइनल एक सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आ जाए कि ये लालू प्रसाद जी है वो अब जेल में ही रहेंगे, उनकी सजा इतनी मुकर्रर की गई है। जी बिल्कुल, आपकी और यहाँ पर सांझी आना चाहूंगी। ये पहली बार नहीं है कि लालू यादव को सजा मिली हो। इससे पहले देखें तो 2007 में, 2013 में, 2017 में, 2018 में, अब डोरंडा कोस्टगार्ड की बात करें तो आज भी सजा का ऐलान हो गया। जी जल्पा जी, न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है उसका सम्मान सभी करते हैं, किंतु ये अंतिम फैसला नहीं है। हर व्यक्ति के पास अधिकार होता है, वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और लालू जी का परिवार और लालू जी उस पर विचार करेंगे नहीं करेंगे, वो उनका विषय है। भ्रष्टाचार कोई भी करे उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। परंतु आप देखिए कि लालू जी के ऊपर जो कुल 5 मामले चारा घोटाले के दर्ज हैं, उसकी कुल रकम 240 करोड़ रुपए है। वहीं हम देखें तो देश में विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके फरार हो गया। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के गठबंधन ने 14,000 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए। उसके बाद ललित मोदी 750 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। उसके बाद एबीजी शिपयार्ड कंपनी जो सूरत की कंपनी है, हाल ही में उसने 23,000 करोड़ रुपए का गबन किया और वो सिंगापुर भाग गए हैं, उनके जो कर्ता धर्ता थे। तो इन पर सीबीआई कब कार्रवाई करेगी, कब एफआईआर होगा, उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा, कब उनके ऊपर न्यायालय में मामले चलेंगे, कब उन पर सजा होगी, ये हो तो शायद देश के लोगों को लगे कि नहीं न्याय तंत्र आज काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इसी देश में अमित शाह के सुपुत्र जय शाह ने 50,000 के 80 करोड़ बनाए थे। इसी देश में नोटबंदी के दौरान अमित शाह जिस बैंक में निदेशक थे उसमें 5 ही दिन में 750 करोड़ रुपए जमा हो गए। इसी देश में भाजपा के गुजरात के मंत्री जयेश रादड़िया जिस बैंक में निदेशक थे उसमें 5 ही दिन में 700 करोड़ रुपए जमा हो गई। तो ये तमाम मामलों की जांच होनी चाहिए। आज सीबीआई हो या ईडी हो, वो इन मामलों की जांच नहीं करना चाहता क्योंकि सरकार के दबाव में है, वो सरकारी तोता है। जिस दिन इन तमाम मामलों की जांच हो जाएगी और सारे लोग पकड़े जाएंगे और सारे लोग को सजा होगी, तब इस देश के न्याय तंत्र पर इस देश के नागरिकों का विश्वास स्थापित हो जाएगा और वो ये इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस देश में गबन करने वाला चाहे जो भी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको सजा होगी। और घोटाले करने वाले और घोटालों की मानसिकता रखने वालों में भी एक कानून का भय पैदा होगा। जी आपकी और करण जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अभी 2 दिन पहले की ही बात करें तब देखा गया था कि आरजेडी उत्तर प्रदेश के द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि केजरीवाल की माफी लिस्ट और एक लिस्ट पूरी दी गई थी और लास्ट में लिखा गया था तो बताइए कि इस सदी का
वीर कौन है, जिसके जवाब में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बिहार की है, उन्होंने भी अपने ट्विटर के जरिए बताया कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के देश भर में किए गए घोटालों की लिस्ट, जिसमें पहला चारा घोटाला, दूसरा रेलवे होटल टेंडर घोटाला, तीसरा जमीन घोटाला, चौथा मिट्टी घोटाला, पांचवें की अगर हम बात करते हैं तो बेनामी संपत्ति, छठा पशुपालन घोटाला और सातवां के सरकारी खजाने की फर्जी बिल बनाकर 47.7 करोड़ रुपए का घोटाला। तो बताइए इस सदी का घोटालेबाज कौन? जी जल्पा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लालू जी जो एक लोक प्रतिनिधि रहे हैं, और वो काफी अच्छे से लोक प्रतिनिधि रहे, और उनकी चर्चा काफी बिहार में सब लोग मानते भी है उनको, और उनको एक अच्छे नेता, एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे प्रवक्ता के तौर पे भी वो जाने जाते हैं। पर एक अच्छा लोक प्रतिनिधि क्या होता है? एक अच्छा लोक प्रतिनिधि वो होता है कि वो जो जनता की आवाज बने, जनता की जो जरूरियात होती है वो जरूरियातों को पूरी करी जाए, और उसमें गरीब वर्ग से लेके मध्यम वर्ग की भी ध्यान उसमें रखी जाए। और वो जो एक लोक प्रतिनिधि की अच्छी और प्योर डेफिनेशन है, वो पूरी करने की बजाय आज अपने लोक प्रतिनिधि है वो अपनी खुद की तिजोरियां बनने में लगे हुए हैं। तो एक अच्छे लोक प्रतिनिधि बनने की जरूरत है, और अब अगर आप अच्छे एक लोक प्रतिनिधि बनते हो तो आपको जनता का सपोर्ट भी मिलता है। और रही बात घोटाले की, तो एक न्याय प्रक्रिया है, न्याय के जो कोर्ट का जो आदेश आया है उसको सब मानते हैं, और आगे भी इसके ऊपर फैसले हो गए। 5 जो केस थे वो 5 केस का उसका फैसला आ चुका है, और एक पटना में एक और केस है जो अभी चल रहा है, उसकी बात अभी आगे होगी कि उसमें क्या फैसला आता है। और मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये जो घोटाला है, जो उस टाइम का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता था, जो 140 करोड़ का घोटाला माना जाता था, तो उस टाइम का ये सबसे बड़ा स्कैम रहा है। और आज हम बात करें, जैसे मेरे कांग्रेस के साथी मित्र ने बात की, तो घोटालों की बात हो तो वो सबके लिए लागू होती है, नहीं है कि एक स्पेसिफिक कोई पार्टी के लिए ही है। तो एक दूसरी पार्टियां जो है जिसके इतने बड़े घोटाले किए, जैसे आप देखो तो अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला जो एबीजी कंपनी ने किया हुआ है, जो गुजरात में हुआ है, और उनके जो डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने आपने देखा हो तो ये कार्यक्रम होता है बीजेपी का गुजरात में, तो उसमें हर बार वो प्राइम मिनिस्टर हो या यहाँ के चीफ मिनिस्टर उनके एकदम नजदीकी रहे हैं, उन्होंने काफी बड़ी बड़ी लोन ली है। तो आज तक उनके घोटाले, उनकी जो अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वो इन्वॉल्वमेंट को बाहर कैसे लाया जाए, उसके लिए भी हमको काम करना चाहिए। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा, केजरीवाल जी ने कहा है कि आज तक देश में 75 साल हुए, और 75 साल के अंदर इतनी पार्टियां आई और इतनी पार्टियां गई, पर किन्होंने देश के एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम को सुधारने का काम किया है? आज तक गरीबी क्यों होता रहा है? आज तक क्यों एजुकेशन सिस्टम आगे नहीं बढ़ रही है? तो अगर ये सब घोटालों से ऊपर आके हमको एजुकेशन सिस्टम को ऊपर कैसे लाए, उसके लिए काम करना है। हमको हेल्थ सेक्टर कैसे ऊपर आए, उसके लिए हमको काम करना है। एक गरीब वर्ग, एक मध्यम वर्ग में आज एक शिक्षित लोग भी होते हैं और अशिक्षित लोग भी होते हैं। जो शिक्षित लोग हैं वो भी आजकल बेरोजगार हो गए, तो उनको बेरोजगार में से रोजगारी कैसे मिले? आज एक रेलवे की एग्जाम की भर्ती के लिए 35,000 पोस्ट के लिए आज 1.5 करोड़ लोग उसकी भर्ती के लिए फॉर्म भर रहे हैं। आज गरीब एक जो एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वो बच्चे गरम पानी का ग्लास पी के और पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और उसके अंदर घोटाला हो रहा है, उसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। आज आप गुजरात के अंदर देखिए, डजन पेपर फूट रहे हैं। आज जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, वहां बड़ी बड़ी पोस्ट पे जहां IAS IPS अधिकारियों को होना चाहिए, उसकी जगह पे आज बीजेपी के नेता ही उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। आज आप WHO ने जो बोला, उसकी बात मैं करूं तो WHO ने बोला कि जब वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी लागू की गई थी, उस टाइम पे वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉपर रेगुलेशन फॉलो करना होता है। उसकी जगह उसके 20 या 25 दिन बाद नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम होता है, और नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम होने के बाद अचानक से ही 15 या 20 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं और फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगा देते हैं। तो आज तक एक क्वेश्चन है जो किसी को मिला नहीं है, 100 200 500 RTI हो चुकी है कि जो संपूर्ण लॉकडाउन लगा उसके पीछे कौन सी कमेटी जवाबदार है, कौन सी कमेटी की राय ली गई है, किस एक्सपर्ट का आपने ओपिनियन लिया है। तो ये जो रिमोट कंट्रोल सरकार है, जो ऊपर से डिसीजन लेती है, नीचे कॉपी पेस्ट होते हैं, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। जल्पा जी।
आपकी और प्रकाश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रमुख है लालू प्रसाद यादव, आज फिर से उन्हें उनकी सजा का ऐलान हो गया। यह जलपा जी को पूरे भारत देश की प्रजा वेलकम करती है, वो बात सही है। लेकिन एक चीज बहुत हमारे लिए लोकशाही में जो है, भारत की लोकशाही में इन्फ्लुएंस पावर, मनी पावर, करप्शन पावर, पॉलिटिकल पावर, मसल पावर, उसके ऊपर वो खड़ी हुई है। दूसरी चीज है, उसमें से किसी भी राजकीय पक्ष ने निकालने की कोशिश नहीं करी कि हमारी फाउंडेशन में लोग डेमोक्रेसी के फाउंडेशन में क्या क्या है जिसपे डेमोक्रेसी को सब चलाना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी चलाना चाहती है, पब्लिक भी चलाना चाहती है, पॉलिटिशियन भी चलाना चाहते हैं। तो ये एक हमारे देश की विचित्रता है। और इस विचित्रता में जो हमारे लोकसभा में अभी इकोनॉमिक क्रिमिनल और हार्डकोर क्रिमिनल 43% लोग हैं। यह बहुत दुखजनक बात है कि राजकीय पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट दे देती है। भले उनकी विचारधारा समाजवादी थी, जैसे अभी चुड़गड़ साहब ने बताया कि उनकी विचारधारा वो थी, लेकिन उनमें एक जो भी बोलो आर्ट थी। अभी मोदी जी हमारे पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं, तो वो प्रजा को आकर्षित करने का हेतु रखते हैं, ये बात निश्चित है। नहीं, लालू प्रसाद कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं किए हुए थे, लेकिन उनको जो इमोशनल प्रजा को अपनी तरफ खींचने की एक आर्ट थी, उस आर्ट से वो इतने साल 5 साल रेल मंत्री रहे यूपीए की सरकार में 2009 तक, 2004 से 1990 से 1997 तक वो मुख्यमंत्री रहे। वो प्रजा फिर भी उनको चुनती है। और बड़ी बात यह है कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी, जो पॉलिटिकल कुछ जानते नहीं थे, उन्होंने भी शासन किया। यह एक हमारे देश की लोकशाही की एक विचित्रता है। और दूसरी चीज जो अभी शान खान साहब ने बताई कि जो इकोनॉमिक क्रिमिनल है वो हमारा देश छोड़ के भाग गए हैं। आशीष जोबन पुत्रा, एबीसी कोर्ट स्पिन, उसके 400 करोड़ रुपया स्टेट बैंक की एलसी, बोगस एलसी, बैंक ऑफ बड़ौदा की बोगस एलसी, अभी इस तरह से ऐसे जितने भी नाम बताए, तो इकोनॉमिक क्रिमिनल सब देश के बाहर चले गए। तो वो हमारे प्रशासन, अभी मोदी जी ने लोकसभा में ऐसा कहा था कि यह कांग्रेस का पाप है, लेकिन कांग्रेस का पाप है फिर भी वो प्रथा चलती आई। उनके शासन में भी कौभांड हुए और कांग्रेस में भी हुए। अकेला कांग्रेस में हुए ऐसा भी नहीं है, अकेले बीजेपी में हुए ऐसे भी नहीं है, लेकिन दोनों जगह पर ये कौभांड हुए हैं। तो जो इकोनॉमिक अपनी देश की जीडीपी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, और दूसरी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने सबने हमारी ग्रोथ की टीका करी है। आज रघुराम राजन जी से पूछिए, वो भी एक एक्सपर्ट आदमी है, अर्थशास्त्री है, अच्छे अर्थशास्त्री है। उन्होंने काफी अभी बताया कि हमारा देश इकोनॉमी इमरजेंसी की दिशा में बढ़ रहा है। और अभी तो आजादी के बाद युद्ध की इमरजेंसी आई है, इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन इकोनॉमी इमरजेंसी की कब आ जाएगी वो कह नहीं सकते, क्योंकि जीडीपी इतना डाउन है। गुजरात में 80 बैंकें बंद हो गई माधुपुरा बैंक के कौभांड में, तो वो भी इधर बीजेपी का शासन था, केंद्र का उससे कोई वास्ता नहीं था। फिर भी लोगों को जो पैसा है वो 1 लाख रुपया बीमा कवच मिला। तो यह एक डिपॉजिटर है, वो भी ये आर्थिक कौभांडों की असर है, सीधी महंगाई पे पड़ती है। और जीएसटी इतना बड़ा लगा दिया है तो गरीब मध्यम आदमी वो टैक्स के दायरे में आ जाता है। और वो टैक्स जो सरकार हमसे वसूल लेती है, वो टैक्स का फायदा जो है वो प्रजा को नहीं मिल पाता है। सोक्रेटिस ने कहा था, ग्रीक फिलोसोफर ने, कि टैक्स इतना होना चाहिए कि एक मधुमक्खी फूल में से इतना मध निकाल सके, उतना ही टैक्स होना चाहिए। तो टैक्स इतना है कि प्रजा की कमर टूट गई है और वो टैक्स का पैसा ऐसे कौभांडों में जाता है। तो अप्रमाणित संपत्ति है, वो इनको निकालनी चाहिए पॉलिटिशियनों की, ब्यूरोक्रेसी की। तो हमारा देश की गरीबी दूर हो जावे और फिर सोने की चिड़िया देश बन सकता है। लेकिन वो मक्कमता होनी चाहिए पॉलिटिक्स शासक पक्षों में, प्रजा में, समाज में और राजकीय पक्षों में, ब्यूरोक्रेसी में। वो अभी नीतिमत्ता रही नहीं है।
यह जो है सुधारने की सबको आवश्यकता है। जिसे देश का युवा धन है वो भी बेरोजगारी की खप्पर में जा रहा है, नौकरी नहीं मिलती है। लालू प्रसाद भी रेल मंत्री रह चुके, उस समय भी कौभांड हुए, फिर भी जो विचित्रता ये है कि जस्टिस इज डिले जस्टिस इज डिनाई। तो जो न्याय विलंबित मिलता है वो भी एक अन्याय के समान ही है, ऐसा मेरा ओपिनियन है जलपा जी। जी बिल्कुल, वक्त हो चला है दंगल देश का में अभी एक कॉमर्शियल ब्रेक का। कॉमर्शियल ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ખુશખબર કપરા સમયમાં સાવચેતી જાળવીને વિકાસના કાર્યોમાં સહભાગી થવા બદલ આપ સૌને ધન્યવાદ। પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં રજૂ થયેલા હળવા ફૂલ બજેટ બાદ ગુજરાતીઓ જાણવા માંગે છે ગુજરાતના ખુશખબર। તો આ રહ્યા સૌથી મોટા ખુશખબર। મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારતના વિઝનને સાકાર કરતી નવી આઈટી પોલિસી જાહેર કરી દીધી છે, જે અંતર્ગત આઈટી ટેલેન્ટ પૂલ બનાવાશે। દેશમાં પ્રથમ વખત એપેક્સ ઓપેક્સ મોડલનો યુનિક કોન્સેપ્ટ શરૂ થશે, જેમાં ઉદ્યોગોને મળશે અભૂતપૂર્વ સહાય। આ ઉપરાંત રોજગાર, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, રિસર્ચ, સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ જેવી અનેક પહેલ થકી આઈટી ક્ષેત્રની નિકાસને રૂપિયા 3000 કરોડથી વધારીને રૂપિયા 25000 કરોડ સુધી લઈ જવાનું લક્ષ્ય છે। રાજ્યની આઈટી ઇકોસિસ્ટમના વિકાસ માટે એક અત્યંત સાનુકૂળ માહોલ તૈયાર કરવાનો ગુજરાત સરકારનો ઉદ્દેશ છે। ગુજરાતના આઈટી સેક્ટરનો 8 ગણો વિકાસ કરવાનું લક્ષ્ય રાજ્ય સરકારે રાખ્યું છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આખા રાષ્ટ્રમાં નિઃશુલ્ક રસીકરણની શરૂઆત કર્યા બાદ આપણા ફ્રન્ટલાઇન વોરિયર્સની મહેનત અને આપણી જાગૃતિ રંગ લાવી છે। હર ઘર દસ્તક પ્રિકોશન ડોઝ જેવી પહેલ થકી ગુજરાતમાં કોરોનાની રસીના 10 કરોડ ડોઝ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે। આ બદલ આપ સૌને અભિનંદન। વધુ એક ખુશખબર, ગુજરાતમાં શરૂ થઈ ચૂકી છે મોતિયા અંધત્વ મુક્ત ગુજરાતની રાજ્યવ્યાપી ઝુંબેશ। તો ચાલો ત્યારે ફરી મળીશું એક નવા ખુશખબર સાથે। પણ હા, આપણે હજી પણ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે। તમારું અને તમારા પરિવારનું ધ્યાન રાખજો અને ખાસ કોરોનાની ગાઈડલાઇન્સનું પાલન કરજો। જય હિન્દ। वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। इस चर्चा को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। योगेश जी, आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी। लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट आया जब उनकी सजा का ऐलान हो गया। उसके बाद लिखा गया कि अन्याय, असमानता से, तानाशाही, जुल्मी सत्ता से लड़ा हूँ, लड़ता रहूंगा। डालकर आंखों में आंखें, सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेगी सलाखें। और उसके बाद उनका दूसरा ट्वीट भी कहीं ना कहीं सामने आया कि मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं, वो हरा नहीं सकते, इसीलिए साजिशों में फंसाते हैं। ना डरा ना झुका, सदा लड़ा हूं, लड़ता ही रहूंगा। लड़ाकों का संघर्ष कायरों को ना समझ आया है और ना ही आएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि लालू प्रसाद यादव किसे यहाँ पर टारगेट करके ये लिख रहे हैं, क्योंकि अगर इनके घोटालों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी केंद्र में सत्ता स्थान में आई तब जाके उनके घोटाले बाहर आए हैं। ये तो काफी साल पुरानी उनकी ये जो घोटाले का कांड है वो सामने आया था और कई बार उन्हें सजा भी मिली है 2007 से लेकर आज तक। लालू जी का जो ट्वीट है वो उनका अहंकार दिखाता है। वो अभी कोई नई फिल्म आई है, मैं झुकूंगा नहीं जी। ये मैं झुकूंगा नहीं वाली थियरी अभी चल रही है जी। अरे भाई, आपने जो घोटाला किया वो आप मुख्यमंत्री थे तब, उस टाइम दिल्ली में भी बीजेपी नहीं थी, बिहार में भी नहीं थी। अच्छा, बिहार के आज के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि लालू जी पर ये केस हमने तो किया ही नहीं है। तो लालू जी ने जो घोटाला किया है, चारा घोटाला, वो उन्होंने खुद किया है और उसके पर जब सीबीआई ने रेड लगाई और ये केस चला और स्पेशल कोर्ट में केस चला है। ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी केस में
सेशंस कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, ऐसा वैसा तो है नहीं, स्पेशल कोर्ट ने चलाया है। और जैसे मेरे मित्र प्रकाश जी ने बताया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये इनके बारे में सच है कि इतने 2007 का केस अभी चल रहा है। आज गुजरात में अभी जो डिसीजन आया, 14 साल के बाद केस चला और उसकी सजा हुई, ये जुडिशरी की एक बड़ी मुश्किल बात है, हमारे समझ में नहीं आती है कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय न्याय की तरह मिलना चाहिए। ये जो हुआ लालू जी का, कितने केस है, ये 5वां केस है जिसमें उनको सजा मिली, फिर भी वो बोलते हैं कि हमारे पर ये बदनामी करने के लिए केस किया गया। और प्रजा का साथ है, तो प्रजा का साथ अगर आपके पास है तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि आप प्रजा को लूटे, देश को लूटे। आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इलेक्शन से कोई भी इलेक्ट होता है, लेकिन उसको ये हक नहीं मिलता है कि वो जो भी चाहे वो भी करे, क्योंकि उसके पास प्रजा का साथ है, प्रजा ने सबने उसको सपोर्ट किया है। ये गैर कायदे काम करने के लिए उनको नहीं इलेक्ट किया है। ये लालू जी भूल गए, वो लालू जी भूल तो नहीं गए, लेकिन हमें भुला दे रहे, क्योंकि वो तो समझते कि आई एम द ओनली किंग, मैं जो भी चाहूं वो कर सकता हूं। और अभी उनको जामीन मिला इलेक्शन के टाइम पर, और वो बाहर आके अभी कुछ न कुछ करने का चाहते थे, और आज ये केस चला और आज उसका डिसीजन आया। अभी सोनल बताएगी कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। मेरी जानकारी बिहार की हाई कोर्ट की तो नहीं है, गुजरात की है, कि जहां पर 59 जजेस होने चाहिए वहां पर 34 जजेस है हाई कोर्ट में, और कितने केस पेंडिंग है उनके पर। और छोटे छोटे ऐसे इमरजेंसी केस हाई कोर्ट के पास आता है कि जो सिंसियर केस है वो चलाने के लिए हाई कोर्ट के पास टाइम नहीं होता है। तो ये केस लालू जी का जब बिहार के हाई कोर्ट में जाएगा, वहां की स्थिति मैं नहीं जानता हूं, फिर भी वहां भी मुझे तो लगता है कि कम से कम अभी 2-3 साल तो लगेंगे। और जैसे हमारी बहन सोनल ने बताया, कोई एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि लोअर कोर्ट में अगर कोई जजमेंट आए वो 6 महीने में या 1 महीने में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइनल होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल होना चाहिए, तभी ये न्याय प्रक्रिया का लाभ और न्याय सबको मिलेगा। ये तो केस चलता रहेगा। लालू जी की आज उम्र क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फाइनल जजमेंट आए तब वो कहाँ होंगे वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। और हमने कई केस ऐसे देखे कि जिसका हर्षद मेहता की बात छोड़ो, और भी है लोग जिनके जजमेंट आने तक तो वो लोग ऊपर चले गए थे, तो आप किसको सजा देंगे? ये अभी जुडिशरी में सोनल बताएगी कि क्या कुछ सुधार हो सकता है, ये करना चाहिए तभी। बाकी तो क्या है कि हमको जनता का सपोर्ट है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये लालू जी बोलते, कल और भी कोई बोलेंगे। और हमारे देश में इसी तरह से अगर डेमोक्रेसी चलेगी तो मुझे लगता है कि आजादी के 75 इयर्स होने के बाद भी हम लोग कुछ सुधरे नहीं, हमारे देश में कोई सुधार नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, आपकी और सोनल जी यहाँ पर आना चाहूंगी। लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उन्हें तो अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो साजिश का शिकार हो गए हैं, जबकि 2007 से आज तक कहीं ना कहीं जो भी जांच हुई है उसमें वो आरोपी दोषित हुए हैं, उसके बाद उन्हें सजा भी सुनाई गई है, लेकिन उन्हें अभी भी लगता है कि कोई ना कोई साजिश चल रही है। एक्चुअली यही होता है, शायद अंकल भी जानते होंगे, बिकॉज उनके बेटे भी लॉयर है, और हमें जब भी कोई आरोपी मिलता है तो तभी वो वही बोलता है कि मैंने आरोप किया ही नहीं, मैं आरोपी हुई नहीं। जैसे किसी पागल को बोला जाता है कि तू पागल है, तो हमेशा वही बोलेगा कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ। ऐसे ये एक थियरी हर जगह पे रहती है। और जब मालूम होता है, कई बार 302 का भी आरोपी होता है, जब चार्ज फ्रेम करने के लिए उसको पूछा जाता है कोर्ट में, उसके कटड़े में खड़ा करके, तो यही बोलेगा नहीं नहीं मुझे मंजूर नहीं है। शुरुआत वहीं से होती है जलपा, क्योंकि जुडिशरी में ऐसे होता है, हर कोई ट्राई करता है। अभी आपने देखा कि बॉम्ब ब्लास्ट के जो आरोपी थे उनमें उन्होंने पहले शुरुआत वहीं से हुई थी कि हमने कुछ नहीं किया है, मतलब झूठ बोलना और शुरुआत वहीं से करना। और जैसे कहीं बहुत ही ऑनेस्ट नेता राजकारणी हमने देखे हैं जिन्होंने कुछ घोटाले नहीं किए, उन्होंने पूरी जिंदगी देश के लिए लगा दी है,
और बहुत सारे नाम है, अगर हम नाम देंगे तो शायद लोगों को लगेगा कि ये पर्टिकुलर कोई पार्टी को सपोर्ट कर रहे, पर हर पार्टी में ऐसे लोग थे कि जिन्होंने बड़े बड़ी ऑनेस्टी से अपना राजकारण किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर अभी उन्होंने जो घोटाले किए लालू प्रसाद जी ने, वो सब जानते हैं। जो अंकल ने बोला वो बहुत सही बोला कि पर्टिकुलर उस टाइम पे कोई पर्टिकुलर पार्टी नहीं थी, पर लोग भूल जाते हैं जल्पा कि किसने किस टाइम पे कौन सा। अभी हम लोग अभी डिबेट कर रहे हैं तो इतने ज्ञानी लोग हैं कि वो इसके डिटेलिंग में जा रहे हैं, अदरवाइज को जो जिसको मालूम नहीं वही बोलेगा कि वो पार्टी थी, रूलिंग पार्टी थी, केंद्र में कोई पार्टी थी, उसने करवाया, ये करवाया। और कई बार ऐसी गपगोले मार भी देते हैं बाय द वे, जब जाके बोलेंगे कि तो इनकी वजह से ये चाहते हैं सजा दिलवाना, पर सजा दिलवाना उनका कोई हाथ भी नहीं होता। जुडिशरी में पर्टिकुलर काम चलता रहता है, लोगों का कहीं पर अगर मिसयूज भी होता है, नहीं बोलते कि नहीं होता, होता भी है, पर ये जो था वो जाना माना घोटाला था। इस तरह से घोटाला करके अपने बच्चों को या फिर अपने फैमिली को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने वाली बात थी। और जो अंकल ने बोला वो सही है, क्योंकि जितना भी कट ऑफ में जाता उसका फायदा मिलता है। लोग फिर उसके बाद मतलब वो चले जाते, ऊपर चले जाते हैं। जो अंकल ने बोला वही सही है कि उनकी मौत हो जाती, उसके बाद किसको सजा देंगे आप। तो वही होता है कि जितना जुडिशरी में जितने केस है, लोक अदालत कॉन्स्टेंटली लगती है, जितने भी नॉर्मल केसेस है, कई बार लोग केसेस करके जल्पा जो नॉर्मल लोग है वो भूल जाते हैं, आना नहीं चाहते कोर्ट कचहरी में। इतना मतलब इतना भरा हुआ है कोर्ट में, आप शायद सोच भी नहीं सकते। वैसे कोर्टों का जो केसेस का निकाल कर देना चाहिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर लवाद रखिए, आर्बिट्रेशन करिए, कुछ भी करके शॉर्ट आउट कीजिए। और जो पर्टिकुलर इस तरह के जो है करप्शन, अभी क्या करेंगे, हर चीज के लिए क्या अलग कोर्ट करेंगे, वैसी चीज हो गई है। जैसे कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसके लिए अलग अलग कोर्ट होनी चाहिए, रेप के लिए हम अलग बोलेंगे, जो घोटाले हुए उसके लिए अलग होने। अगर मैं तो यही चाहूंगी कि जो पॉलिटिशियन अगर उनके ऊपर कोई करप्शन का आरोप होता है तो उनके लिए अलग कोर्ट होनी ही चाहिए। पर क्या वहां पे भी भ्रष्टाचार नहीं होगा जल्पा? तो होगा, क्योंकि जिस तरह की हमारी जो सिस्टम है, यहाँ पे पर्टिकुलर व्यक्ति हर किसी को फॉलो करता है, हर किसी का अपना ओपिनियन है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। इंडिपेंडेंटली दिमाग वाले जो बंदे होने चाहिए, जो एक करप्शन के लिए सबसे बड़ी मूड जड़ जो यही है, जो बार बार हम लोग बोलते हैं कि करप्शन एक इतनी गंदी चीज है कि वो इतना फैला हुआ है कि लोगों को न्यायपालिका से न्याय मिलने में भी टाइम लगता है, क्योंकि जानबूझ के जो साक्षी होंगे, जो एविडेंस होंगे, उसको किस तरह से न आया जाए कोर्ट में, वो अपनी जुबानी ना पेश कर सके, उसको एम्पावर करते, दबाने की कोशिश करते। इसी वजह से लंबा केस चलता है, और लंबा केस चलने से फायदा उन्हीं को होता है। वो फिर फल्लों पे छूट जाएंगे, पैरोल पे छूट जाएंगे, या फिर कुछ भी करके बाहर निकल के शादियां अटेंड करनी है उनको नहीं होगा तो कुछ और शुरू कर देंगे। तो कोर्ट को कोर्ट का जो आदेश होता है उसको तरोड़ मरोड़ के अपना रोटी वो सेकते रहते हैं, और उनको लगता है नहीं बोलना चाहिए मुझे ये चीज। पर ये भी बोलूंगी जल्पा कि चाहे ज्यादा से ज्यादा अंदर ले लेंगे, जो फायदा होना तो वो तो हो चुका ना, हमारे बच्चे और उनकी अपनी पीढ़ी तो सेट हो चुकी ना। तो ये भी होता है कहीं ना कहीं, और ये नहीं होना चाहिए। और एक बात यही बोलूं, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, सबको सजा मिलनी चाहिए। जल्पा बीइंग अ लॉयर मैं बोलूंगी कि जब भ्रष्टाचार की बात होती है, एक कॉलेज का एक क्लर्क उसने 10 रुपए का घूस खाया था, उसकी अगर रेडी पड़ी थी, उसका पेंशन आज दिन तक रिलीज नहीं हुआ है। और ऐसे लोग जो बड़े बड़े घोटाले करते हैं और आराम से घूमते रहते हैं, तो ये चीज इक्वालिटी होनी चाहिए। काफी अमेंडमेंट की जरूरत है। उसका जो चीजें होती है, जो छोटे लोग होते हैं, उन्होंने मतलब भ्रष्टाचार है, चाहे 10 रुपए का हो चाहे करोड़ का, पर वो लोग भुगत रहे हैं। इन लोगों के लिए बड़े बड़े वकील करना, बड़ी बड़ी जैसे कि बातें करना, अपने लिए लॉयरों की फोर्स खड़ी करना, कैसे लूपहोल्स निकालने, कैसे हम क्या कर सकते, किस तरह से। जो छोटे लोग थे, वो विधवा है, उसका हस्बैंड भी मर गया, 10 रुपए का केस चल रहा है, अब तक चल रहा है, और शी इज सफरिंग अ लॉट बिकॉज पेंशन में नहीं आ रहा। वो मर जाएगी तब तक नहीं होगा। तो साथ में ये सजा मिलने की बात है, साथ में ये भी चीज है, मतलब कुछ भी करके जुडिशरी को एक्सपीडिएट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से हम लोग का जो क्राइम है उसको भी कम कर सकते हैं। और हर चीज में जितने भी पॉलिटिशियन वो जान के चले कि सबकी नजर होनी चाहिए। जैसे ये भैया ने बोला कि आरटीआई हम लोगों ने की है, करनी चाहिए। एवरीवन, जितने भी लोग हैं आरटीआई करे, क्या सच है, सच जाने, कोशिश करे, अपना देश है उसको बेहतर बनाने के लिए जितने भी लोग हैं वो जितना प्रयत्न करें। पर यहाँ पे अचलपा ये होता है, मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये, मैं ये नहीं करता। हर पार्टी में बुरे अच्छे लोग हैं, वो जान के चलिए। अब लोगों का नजरिया बदलना चाहिए। जो भी पार्टी हो उसमें एजुकेटेड बंदा है,
अगर निष्कलंकित बंदा है जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उसको आपको वोट करना चाहिए। हर पर्टिकुलर पार्टी के तौर पे लोगों को जाना नहीं चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट। क्योंकि जो बंदा यंग है, पढ़ा लिखा है, जिसको कोई मतलब कोई ग्रीड नहीं है, लालच नहीं होना चाहिए अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो। अगर आप जेन्युइन सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर है, आप अपना लाइफ दे सकते हैं, अपना डेडिकेशन, बिकॉज इट्स नॉट अ जोक। अगर आपको राजकारणी बनना है तो मतलब ये जोक नहीं है, आपको पूरा डेडिकेशन चाहिए, 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा इसमें लगा रहना चाहिए, और लगा रहना पड़ता है, और लोग आते हैं उनको टाइम भी देना पड़ता है, तो उस हिसाब से चलना चाहिए। और साइमल्टेनियसली उसके उनके बिजनेस भी नहीं चलने चाहिए। यहाँ पे तो कॉर्पोरेटर हो गया, अपनी ब्लॉक की फैक्ट्री डाल दी, वहीं से भैया ब्लॉक लो, अगर निकालने तो ये कर लो। कुर्सी बांकड़े में भी 200 रुपए खा जाते हैं, हर चीज में ये करना है। कोई आयुष्मान कार्ड की बात करे उसमें भी 200 रुपए खा जाएंगे। वो क्लार्क होगा, अच्छा इसमें नाम होता, पेड़ीनामा करना है, पहले पैसे दे दो। हर जगह पे भ्रष्टाचार है, हर जगह पे। हमें कुछ भी करे या फिर टल्लाए रखेंगे, बिठा के रखेंगे, कुछ भी, वो भ्रष्टाचार को नाबूद करना जरूरी है। पूरे देश में ये जड़ है, चाहे कुछ भी करो, सीसीटीवी कैमरे लगा लो, माइक वाले लगा लो, जिनको जो भ्रष्टाचार करना, जितने वहीवटदार है, जितने तोड़कांड है, जितने लोग हैं, हर जगह पे फैले हुए हैं। और हर चीज में जहीं पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है, अच्छा ये कर देना, इतना आप दे देना, आपका हो जाएगा। जो ये चीजें जब तक जलपा रहेगी तब तक देश कैसे बढ़ेगा? ये देश की पूंजी है, उसमें से अगर आप कमा रहे हो, जो लगनी चाहिए वही लगनी चाहिए। अगर इन्होंने घास चारा घोटाला किया, क्यों किया? ये अगर इतने लोकप्रिय नेता है, लोग इनकी बोली के प्रशंसक अलग है, इनके पीछे इनकी फैन फॉलोइंग बहुत डिफरेंट है। इनको अगर 2 मिनट लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह का उनका लहजा है, लोग प्यार भी बहुत करते हैं उनको। फिर अगर आपको यही अगर एक केसेस हुए, लोग क्या सोचेंगे? जब आपके पास इंटेलिजेंसी है, आप इतने डाउन टू अर्थ भैंस को लेके चलते हैं, घास चारा को लेके खिलाते हैं, जिस तरह डाउन टू अर्थ आपकी लाइफ, और फिर उसी में घोटाला करते हैं, लोगों को क्या आप एग्जाम्पल सेट करके दे रहे हो? तो ये गलत है। भ्रष्टाचार ही जलपा बहुत बड़ी चीज है, और यही बोले ना, महत्वाकांक्षी लोग बहुत ज्यादा है यहाँ पे, कि अगर मेरा ये होता है तो मेरे भतीजे, मेरे भाई, मेरी बीवी को टिकट के लिए आप देखते ही हो, लोग रिस जाते हैं, मतलब मैं ये कर दूंगा, मैं अलग चला जाऊंगा, मैं दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा। अरे भैया, टिकट नहीं भी मिला, यू कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। जिनको काम करना है, जो अच्छे लोग हैं, वो तो काम करते ही हैं। अगर टिकट नहीं मिला, इलेक्शन नहीं जीते, अगर आप अपने आप को नेता समझते हो तो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। आपकी एक अपनी आवाज है, आरटीआई एक्ट है, हर चीज में आप कर सकते हो, प्रोटेक्शन लेके चलो। और जुडिशरी पे तो थोड़ा भरोसा कर ही सकते हो, एक ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कि जो आपको कहीं ना कहीं न्याय दे सकती है, वो एक ही जगह पे आप आशा रख सकते हो, तो आप कर सकते हो। वरना यहाँ पे टिकट के लिए लोग मर रहे हैं। अगर आपको अगर नहीं मिला, कोई अगर खेस नहीं धारण किया आपने किसी भी पार्टी का, तो आप मर नहीं जाओगे। यही चीज है कि ओहदे के लिए काम करने से बेटर है वो पावर, आप किसी से, आपका डर होना चाहिए। अगर आप कुछ हो तो उस डर के मारे सामने वाला बंदा काम करना चाहिए। यू हैव टू अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए कि आप कैसे रहते हो, कैसे जीते हो, नॉर्मल हो। मैं नहीं चाहूंगी कि आप कुर्ता पायजामा ही पहनो, अगर आप शॉर्ट्स पैंट पे भी घुनो, पर वो भी आप नेता हो तो आप कुछ भी करो, पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए यही लहजा होना चाहिए, साड़ी पहनेंगे तभी नेता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नाउ वर्ल्ड पूरा चेंज हो रहा है, कपड़े से बंदे नहीं जाता था, मन कैसा होना चाहिए, मन की इच्छा कैसी होनी चाहिए, तभी आप सोशल वर्क कर सकते हो। जलपा ये बड़ा वाइड चीज है, पर जो सजा मिलनी चाहिए, आशा करते हैं, जैसे अंकल ने बोला, मैं भी यही चाहूंगी, कुछ भी करके जितने बड़े घोटाले होते हैं उनके लिए एक्सपीडिएट मैटर करना चाहिए विद इन 1 ईयर। इनको जो भी करना है, उनकी पूरी लाइफ, ये बाहर घूमे, कोई भी तरोड़ मरोड़ करके, ये शादी है, प्रसंग है, बीमारी है, ऑपरेशन है, ये ऐसा करके बाहर घूमते रहते ये लोग, ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। और यहाँ पर सांझी आना चाहूंगी, प्रश्न यहाँ पर यही है, अगर हम भ्रष्टाचार मुक्ति के अभियान की बात करते हैं तो कई ऐसी जगह है जहाँ पर भ्रष्टाचार का शिकार हुए लोग शायद कहीं ना कहीं उम्मीद ही छोड़ देते हैं, या तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा ही लगता है कि अगर वो सच्चे भी है फिर भी कहीं ना कहीं वहाँ पर जाएंगे तो भ्रष्टाचार ही इतना होगा कि कहीं ना कहीं उन्हें दबोच लिया जाएगा। जी, मैं अपने वरिष्ठ योगेश भाई की बात से भी सहमत हूँ कि लोग जनता का समर्थन लेके भ्रष्टाचार करते हैं। मोदी जी को ही देख लो, राफेल में 36,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, उसकी जांच तक नहीं हो रही है। अब उसकी जांच भारत के बजाय फ्रांस में हो रही है, फ्रांस में उसकी जांच शुरू हो गई है, और लगभग उसमें कुछ तथ्य भी सामने आ गए हैं बिचौलियों को रिश्वत देने के। उसके साथ साथ निचली न्यायालयों के फैसलों को सुनकर किसी को अपराधी या आरोपी मान लेना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में उच्च न्यायालयों ने और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय को, फैसलों को पलटा है।
हम देखें तो अमित शाह भी एक समय पे तड़ीपार थे, तो बाद में वो बरी हुए। तो किसी को भी निचली न्यायालय के फैसले के आधार पर उसको दोषी मान लेना और उसको बिल्कुल भ्रष्टाचारी मान लेना, ये सही नहीं है। और न्यायपालिका जो है उस पर जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं। हमारी बहन ने भी अच्छी बात की, हमारे योगेश भाई वरिष्ठ उन्होंने अच्छी बात की। हमने देखा किस प्रकार से हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताया कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि देश में न्यायपालिका की स्थिति क्या है, सीबीआई और ईडी किसके इशारे पर काम कर रही है। मैंने बताया ना कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसपे जांच होनी चाहिए, जांच तक नहीं हो रही है, तो निर्णय क्या होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पुलवामा का जो कांड हुआ था जिसमें हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे, उस मामले में एनआईए ने चार्जशीट तक नहीं दाखिल की। और आज देवेंद्र सिंह जो एक डीएसपी देवेंद्र सिंह थे, उनको जमानत मिल गई, वो बाहर घूम रहे हैं। तो इतने गंभीर मामले में एजेंसियों ने चार्जशीट तक नहीं दाखिल की और जो उसका अभियुक्त था उसको जमानत मिल गई इसी आधार पर, और वो बाहर घूम रहा है। तो ये सच्चाई है कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं उसके जो काम करने के तरीके हैं और सरकार के एजेंसियों के काम करने के तरीके हैं वो सही नहीं होने के कारण बहुत से भ्रष्टाचारी बाहर घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। वो अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार और सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बता रहे हैं। तो ये सत्य है, मैं दोनों अपने साथियों के बात से सहमत हूं। और भ्रष्टाचार की जहां तक बात है तो लालू जी की बात हो रही है, भाजपा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके बंगारू लक्ष्मण, वो जेल तक गए, उन्होंने कैमरे के आगे रिश्वत ली थी। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही दल में भ्रष्टाचारी है। आज भी देखो तो कई ऐसे मामले हैं भाजपा के नेताओं पर, पंकजा मुंडे बिस्किट घोटाले का आरोप है, शिवराज सिंह पर व्यापम घोटाले का आरोप है, उस पर सीबीआई क्या कर रही है, उस पर कहां तक जांच पहुंची है, उस पर न्यायालय में क्या प्रक्रिया चल रही, किसी को नहीं पता देश में, और कोई इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। जी, ऐसा तो कई नेताओं पर आरोप लग चुके हैं घोटाले का। आगे क्या आपकी और करण जी यहाँ पर आना चाहूंगी। प्रश्न यही है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की जरूरत तो है, लेकिन वो तभी होगा कि सभी एक झूठ हो जाए या सभी साथ में आए। हम आपको सुन नहीं पा रहे करण जी। जी जल्पा जी, जी, भ्रष्टाचार हो रहा है और वो हम सबको दिख रहा है, पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम क्या कर रहे हैं वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज कौन उठा रहा है। उसके लिए एक अच्छी नीयत वाली सरकार की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि 75 साल से देश में अलग अलग सरकार का राज रहा है, पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए किसने काम किया। आज आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में जो काम किया है, आज दिल्ली में आप जाओगे तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की पहचान एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ सेक्टर, अच्छी बच्चों को एजुकेशन कैसे देते हैं, बच्चों को आज एंटरप्रेन्योर कैसे बनाते हैं, ये चीज पे आज आम आदमी पार्टी जानी जाती है। तो एक अच्छी नियत वाली सरकार, आज संसद में जो भी नेता आए, कोई भी सरकार आए, तो वो सरकार में वो नेता जो है वो भ्रष्टाचार ना हो, वो एक सबसे बड़ी चीज है। तो आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूंगा कि कोई भी नेता अगर भ्रष्टाचारी हो, आपको लगा तो उसको वोट ना दे, वो सरकार को आगे ना आए। आप देख सकते हो कि आज बीजेपी की सरकार के अंदर वेंटिलेटर घोटाला हो, यूनिवर्सल वेंटिलेटर घोटाला हो, पाइप मशीन का घोटाला हो, इन्फेक्टर बार्बर का घोटाला हो, इन्फ्यूजन पंप का घोटाला हो, 8,000 का ऑक्सीमीटर 5,000 में बेचने की बात हो, 1,600 का थर्मोमीटर 13,000 में बेचने की बात हो, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में बेचने की बात हो, 8 लाख का वेंटिलेटर वो 22 लाख रुपए में खरीदा गया है, ये बीजेपी सरकार के अंदर। तो इतने इतने बड़े बड़े घोटाले हमने देखे हुए हैं। और आज देखो तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात के अंदर एक शौचालय घोटाला, जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो घोटाले का हमने पर्दाफाश किया है, शौचालय घोटालों में 550 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बीजेपी सरकार ने किया है। तो उस सब घोटाले की जांच कहाँ हुई है? जब आप सत्ता पक्ष में बैठे हो तो आपके अंदर या कोई बड़े नेता है जिनका इन्वॉल्वमेंट है, तो उनके ऊपर आप कार्यवाही क्यों नहीं करते? आज हमने देखा कि गुजरात के अंदर 12-12 पेपर फूट गए। मैंने आपको बात की तो गौण सेवा अध्यक्ष के जो अधिकारी थे आशीष वोरा साहब, तो उनका इन्वॉल्वमेंट 100% दिख रहा था और वो 2017 से उनको हटाने की मांग हो रही थी, तो 2022 तक उनको क्यों नहीं हटाया गया? तो एक ये पद पे कोई नेता जो विराजमान हो जाए और जो पता है कि वो भ्रष्टाचारी है, तो उनको हटाना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार का हो, वो बीजेपी का हो, वो कांग्रेस का हो, वो आम आदमी पार्टी का हो। तो आप देखें एक दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, तो पेगासस, पेगासस एक ऐसी चीज है, उसके अंदर खरबों रुपए का घोटाला किया है। एक जासूसी के नाम पे आप विपक्ष के नेता गिन लो, कोई भी नेता गिन लो, पत्रकार गिन लो, या न्यूज चैनल के माध्यम से कोई भी मीडिया कर्मी हो, उन सबकी जासूसी करवा के जनता के पैसों को पानी में डुबाने की बात ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में हुई है। तो इसकी सबके सामने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो एक ईमानदार सरकार
आज आप देख सके तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी कहीं पे भी जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे थे हम भ्रष्टाचार कैसे मिटाएंगे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो गुजरात हो, सब जगह भ्रष्टाचार मुक्त कैसे कोई भी स्टेट या कोई भी राज्य हो सकता है, वो सबसे पहले काम करने की बात है। कि आप देखो कि दिल्ली के अंदर आज 176 नंबर का नंबर दिया है, वो नंबर पे आप फोन करके अगर कहीं पे भी कोई भी सरकारी ऑफिसर या कोई भी नेता आपसे अगर लांच या भ्रष्टाचारी की रकम मांगता है तो वहां पे आप फोन करके कंप्लेन कर सकते हो और इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो एक भ्रष्टाचार विरोधी या भ्रष्टाचार विरोधी जो पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके खिलाफ कैसे एक सिस्टम उनकी काम करती है, उसके सामने आम आदमी पार्टी की एक सिस्टम कैसे काम करती है, वो बहुत देखने लायक है जलपा जी, जिसको सबको फॉलो करना चाहिए। जी सान जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जलपा जी, मैं आपके माध्यम से आपके मेरे भाई प्रवक्ता डॉक्टर साहब से एक प्रश्न है मेरा कि आम आदमी पार्टी गठन होने के पहले केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, सिसोदिया जी, इन्होंने लोकपाल का एक बड़ा आंदोलन किया था अन्ना हजारे के साथ, और उस समय यूपीए सरकार को भी लगा था कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इनका आंदोलन सही है, और यूपीए सरकार ने लोकपाल का कानून बना दिया था। उसके बाद फिर मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई। तो क्या आप बता पाएंगे कि लोकपाल का कानून बनने के बाद भी अभी आज केंद्र का लोकपाल कौन है और दिल्ली सरकार का लोकपाल कौन है, उनका नाम बता पाएंगे आप? जी जलपा जी, मैं इनको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई उससे पहले दिल्ली में जो शासन था, जिनका शासन था, उन शासन में कितने घोटाले हुए हैं वो सबको पता है। तो वो घोटाले के लोकपाल का नाम क्या है? आप लोकपाल के लिए आंदोलन कर रहे थे ना, आप क्यों नहीं कर रहे हो आप? शांति, मैं वही बता रहा हूँ कि जी, जिनके घर कांच के होते हैं, पहली बात जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी हम गुजरात में जिस तरह से काम कर रहे हैं आप देख रहे हो, हमारे पास भाई मैंने लोकपाल का नाम पूछा आपसे, आपने कानून के लिए मांग की, हमने कानून बना दिया। यहाँ पर अब आप लोकपाल का नाम तो बता दो। हम केबीसी नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पर हम मुद्दे पर कायम रखेंगे। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि भ्रष्टाचार पर रोक कितनी जरूरी है और इसको रोकने के लिए रोड मैप क्या, यानी कि कोई भी पार्टी, और जैसे कि मैंने कहा कि सभी को एकजुट होकर आना पड़ेगा, क्योंकि आक्षेप प्रति आक्षेप की बात हुई तो कहीं ना कहीं हर पार्टी और हर नेता के नाम इसमें खुलने लगेंगे। प्रकाश जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि आज का जो मुद्दा हमने लिया है वो जनता के हित में यहाँ पर लिया गया है। आपकी और प्रकाश जी यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। मुद्दा यही है कि भ्रष्टाचार पर रोक कितनी जरूरी है और इसके लिए क्या क्या करना होगा। यहाँ पर बात सिर्फ गुजरात की या दिल्ली की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है पूरे देश की। यहाँ पर जब राज्यों के हिसाब से भी हम देखें तो हरी जो सत्ताधारी पक्ष है उसे कहीं ना कहीं ये मोटे उठाना पड़ेगा। ये जो राजकीय पार्टियां हैं, आजादी के बाद जितनी भी आई, 10-12 साल हमारा देश का शासन बराबर चला, उसके बाद जो भी हुआ है उसके अंदर जो नारे देते हैं कि कांग्रेस में सरकार चाहिए या ये चाहिए, ये सब नारे नहीं होने, इसके बदले एक ही नारा सभी पार्टियों का होना चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखाने का है और उसको साकार करना है, यह होना चाहिए। नहीं तो जो भी पार्टियां एक दूसरे पे आक्षेपबाजी करती है उनकी भी बात मैं करता हूँ। इस तरह से आक्षेपबाजी से जो रियल मटेरियलिस्टिक जिसका परिणाम आ सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे मद्रास हाईकोर्ट ने एक बार कहा था कि सीबीआई पिंजरे का पोपट बन गया है, ऐसा उस पर भी एक टॉक शो था। तो सीबीआई मद्रास हाईकोर्ट ने जो बोला, अभी ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के ज्वाइंट डायरेक्टर जेपी सिंह थे, वो 15 करोड़ की लात लेते जड़ पा गए थे, अभी पकड़ा गए थे। तो ये सब जो एजेंसियां हैं उधर भी भ्रष्टाचार चलता है। ऐसा नहीं है कि सीबीआई है या ईडी है या उसमें सब अच्छे अधिकारी है, ये भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो प्रामाणिक अधिकारी है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, 20% लोग है और 80% के लोगों का जो है कारण जो 20% लोगों का भी प्रोग्रेस नहीं हो पाता है, उनको काम करने का मौका नहीं मिल पाता है, उनकी प्रामाणिकता को उसको पनिशमेंट पोस्ट पे बैठाया जाता है। ये भी एक भ्रष्टाचार बनने का कारण है कि सरकार जो भी आई है उसमें यह भी एक कारण बना है। और दूसरे अभी जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो बात हो रही थी दिल्ली के बारे में, अपने जनरल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जो उस समय जो आम आदमी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया था उससे आकर्षित होकर के दिल्ली की प्रजा ने प्रथम बार उनको 70 में से 69 सीटें दी थी। उसमें कांग्रेस के शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थे,
दूसरे लोग कितने ले आए थे, आईपीएस महिला अधिकारी को भी ले आए थे बीजेपी वाले, और टिकट देने से पहले बीजेपी ने जो है फंड लेकर के टिकट दी थी। लेकिन प्रजा सब समझती है और प्रजा जागरूक है। अभी पहले जैसा नहीं है। अभी 2017 में जो हुआ उससे 2022 के जो कुछ भी परिणाम आएंगे वो प्रजा त्रस्त है। अभी कोरोना के कारण भी दुखी हुई है, आर्थिक कारणों से दुखी हुई है। जो अभी विकास हो रहा है वो आर्थिक असमानता का विकास हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ आर्थिक असमानता का विकास हमारे देश के लिए बहुत नुकसानकारक है कि 90% संपत्ति 10% लोगों के पास है। ये सरकार भी जानती है, सभी राजकीय पक्ष भी जानते हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का मुद्दा है। स्विस बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, सरकारों ने कई बार बोला हम ले आएंगे, तो कहाँ पर ले आते हैं? कुछ भी ला नहीं सकते। वायदे होते हैं, वायदा बाजार की तरह सरकार चलती है, शेयर बाजार की तरह सरकार चलती है। तो यह लोकशाही प्रजा एक दिन क्रांतिकारी लाने का कुछ न कुछ होगा और जरूर क्रांति आएगी। लेकिन जागरूक लोग हो गए तो ही सबकी नीति मता देश को प्रोग्रेस करने की होनी चाहिए। ये बात मुख्य है। अभी अपने परिवारवाद को लोग, जैसे सोनल जी ने बताया, कि परिवारवाद को बढ़ाते हैं, तो वो निष्ठा नहीं होनी चाहिए, देश की तरफ निष्ठा होनी चाहिए। ऐसा मेरा अभिप्राय है। जलपाल जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी और यहाँ पर योगेश जी आना चाहूंगी। मुद्दा यहाँ पर यही है कि भ्रष्टाचार पर रोक तभी लग सकती है कि जब राजनीति से परे होकर सब काम करे। आक्षेप प्रति आक्षेप अगर करने गए तो कहीं ना कहीं एक दल जो होता है वो किसी नेता को टारगेट करता है, फिर सामने उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे नेता के बारे में इन्होंने कुछ बोला, यानी कि हमारे दल के बारे में बोल दिया, यानी फिर वो वो दल के नेता की कोई पोल लेके आएंगे। यहाँ पर मुद्दा दब जाता है। हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है उसमें ये जो पॉलिटिकल कलर लगा हुआ है पहले से, ये देश के लिए बड़ा नुकसान कर रहा है और आगे भी होगा। और मैं तो आज देखता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो प्रजा का क्या कल्याण करना है, क्या विकास करना है वो नहीं सोचती है, लेकिन वो सोचती है कि अभी आने वाले इलेक्शन हमें ज्यादा सीटें कैसे मिले। जो चीफ मिनिस्टर है या कोई मिनिस्टर है वो अपने शासन का काम करने के बदले, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने के बदले पार्टी के सम्मेलन में जाने के लिए पहले तैयार होते हैं। वो अभी इलेक्शन आएगा उसमें हमें कितना वोट मिलेगा, ये कौन सा एरिया वीक है हमारे लिए, कौन से एरिया में सामने वाली पार्टी मजबूत है, किसको तोड़ना है। अभी गुजरात में जो ड्रामा हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं और ये ड्रामा पूरे देश में भी होने वाला है। तो ये सामने वाली पार्टी को तोड़ो और हमारा कायम के लिए हमारा झंडा ऊंचा रहेगा और हम लोग गादी पर बैठे रहेंगे। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा है। जब मैं कोई पॉलिटिकल डिबेट में जाता हूं तभी ये विचारधारा शब्द आता है तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि ये विचारधारा चीज क्या है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई विचारधारा कोई चीज होती है, हमको ये करना है ये नहीं करना है। आज जो आदमी एक्स पार्टी में है वो खुद के पैसा लेके या कुछ भी करके भी वो वाई पार्टी में गया तो उसकी विचारधारा कैसे बदल जाती है। विचारधारा तो क्या होती है कि आदमी के मगज में, आदमी के माइंड में देश का भला करने के लिए, पब्लिक का भला करने के लिए क्या सोच विचार है वो विचारधारा है। लेकिन इन लोगों के पास तो कोई विचारधारा नहीं होती है। और मैं बताऊं कि कोई पॉलिटिक्स में जाता है वो क्यों जाता है, वो देश की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए पार्टी का मेंबर नहीं बनता है। उसको या तो कई कॉर्पोरेटर बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है और उसमें से कटकी लेके कुछ अपने परिवार का भला करना है, वो उद्देश्य होता है। जब भी कोई पार्टी में कोई नया मेंबर होता है, क्योंकि मैंने तो इतने साल बहुत सी पार्टियों का अभ्यास किया और बहुत सी पार्टियों का रंग ढंग देखा, सिर्फ यही बात है। तो कोई बोले अगर कि मैं पॉलिटिशियन हूं तो मुझे लगता है तो उसको सोचना चाहिए कि ये कोई मेरे लिए गाली है। मैं पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं, ऐसा कोई मुझे बोले तो मुझे गाली लगती है। ये दशा हमने भारत देश की कर दी है आजादी के बाद।
आजादी तक सब सिद्धांत सब थे। अभी वो सिद्धांत सब गांधी जी के साथ, सरदार पटेल के साथ हमने ऊपर भेज दिया। बाकी थोड़े बचे थे वो पंडित नेहरू भी ले गए, बाकी छोड़ गए हमारे लिए भारत 75 इयर्स का अभी अमृत महोत्सव बनाओ। अरे क्या अमृत महोत्सव की बात करते हो? देश को ठीक से चलाओ, लोगों का भला करो, गरीबी हटाओ का नारा मैंने जब मैं छोटा था तब सुना था। आज तो गरीबी हटाओ की कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ यही बात करते हैं कि सामने प्रकाश भाई ने एक शब्द यूज किया, कांग्रेस मुक्त। ये पार्टी मुक्त क्या है यार, बात करते हो? वो विरोध पक्ष है, विरोध पक्ष विपक्ष तो हमारे लिए चाहिए। तो ये पॉलिटिक्स की दशा हमने क्या कर दी है, वो एक चिंता का सवाल है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि अब 5वें ये केस में भी लालू प्रसाद यादव को सजा मिली, 5 साल उन्हें जेल और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा का ऐलान हो गया। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि चलो ये तो बहुत ही चर्चित घोटाले में सजा मिल गई, ये 5वीं बार हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ है कि उन्हें सजा दी गई हो। लेकिन आगे और भी हमने कई बार सुने हैं, चाहे वो आक्षेप हो या फिर प्रति आक्षेप में सुने हो कि ये पार्टी के ये नेता ने ये घोटाला किया या फिर ये कांड किया, लेकिन वो कांड सिर्फ और सिर्फ क्यों चुनावी मुद्दे में नजर आते हैं या आक्षेप प्रति आक्षेप में ही रहते हैं? क्यों उस पर जांच नहीं होती? क्यों उसकी सजा का ऐलान नहीं होता? क्या वो सही में घोटाला जो किया गया है, क्या वो सजा के हकदार नहीं है? भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार को हम कब तक सहन करेंगे? भ्रष्टाचार मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा। बात तो कही गई थी, चलो लालू प्रसाद यादव की तो बात कर ले कि चलो उन्हें तो 5वें केस में भी अब सजा का ऐलान हो गया, लेकिन कई ऐसे और भी घोटाले हैं, उसका क्या? आशा रखते हैं कि ये सारा जो भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान है उसमें सारे भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर सजा प्राप्त हो। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे की न्यूज़ के साथ। नमस्कार।